हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने नेशनल इनकम का एक और नया पार्ट लेकर आ रहा हूँ। आज के इस पार्ट के अंदर आप लोग बेटा हर तरह के जो फॉर्मूलों में दिक्कत बच्चों को आती है कि किस तरीके से हम अलग अलग जो नेशनल इनकम दी होती हैं, कोई प्रोडक्शन मेथड, कोई इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, उसे हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, उसकी इक्वेशन को कैसे इक्वल लेकर आते हैं, ये सब आपको मैं सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले बेटा उस बच्चे को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिसने एक कमेंट लिखा था कि सर अगली वीडियो कब आएगी। तो बेटा हमें भी पता है कि आप लोग एक्साइटेड होते हैं, आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालें। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं कि मैं ना तो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूं, ठीक है, और ना ही मैं एडिटिंग जानता हूं इतनी, तो इसलिए मुझे एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है। और साथ ही साथ बेटा आप लोगों के साथ साथ और भी क्लासेस हैं 10th 9th 11th, उनके लिए भी मैं वीडियो तैयार करता हूं। तो अगर आपके भाई बहन इन क्लासों में हों तो उन्हें भी वीडियो के लिए आप जरूर बताइएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से बेटा पूरी कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं। तो उस बच्चे का बहुत बहुत थैंक्स बेटा। और आज की वीडियो में हम लेकर आए बेटा नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट। और इस पार्ट के अंदर बेटा आप लोग आज के बाद कभी ये नहीं कहोगे कि हमें नेशनल इनकम के अंदर इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आता। वो इक्वेशन क्या चीज है, उसके लिए आपको तीन चीजें मेन समझनी है। याद रखना, आज जो चीजें आपको बता रहा हूं, कॉपी किताब आप लोगों को हमेशा अपने पास रखना है और उन चीजों को नोट करना है जो मैं बोर्ड पर नहीं लिखता लेकिन ऑरली आपको बताता जरूर, ठीक है। तो ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले जो जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो क्या क्या है। सबसे पहला वर्ड जो बेटा आपके लिए यूज हो रहा है वो है जी, ठीक है। अभी आप कहोगे, धीरे धीरे इन चीजों को आप समझते जाओगे। जब आप कहते हैं ना मोतियों को धीरे धीरे पिरोते चले जाओ तो पूरी माला बन जाती है। मेरे पास एक अलग ट्रिक है, अलग एक तरीका है पढ़ाने का, उसे आप लोगों ने समझना है और आपको नेशनल इनकम बिल्कुल इजी लगेगी। ये मेरा वादा है आपसे कि उसके बाद आप कभी नहीं कहोगे कि हमें नेशनल इनकम नहीं आती। तो सबसे पहले देखिए बेटा जी, जिसका मीनिंग होता है बेटा ग्रॉस, ठीक है। हिंदी वाले बोलते हैं बेटा सकल, ठीक है। ग्रॉस सकल हम बोला जाता है। अब ये होता क्या है ग्रॉस और सकल, इस चीज को आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है। ये ज्यादातर क्या बेटा हमेशा ही फिक्स एसेट्स पर लगाया जाता है। फिक्स एसेट का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे उसके प्राइस में कमी आती है। लेकिन जब हम उस चीज को परचेज करते हैं तो उस समय जो पेमेंट की जाती है वो उसका ग्रॉस प्राइस होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता है तो उसके अंदर उसके रेट में, उसके मूल्य में कमी आती है। उस कमी की वजह से जो दूसरा रेट निकल कर आता है, जो दूसरा मूल्य निकल कर आता है, उसको हम बोलते हैं नेट। तो बेटा आप लोग सिर्फ अभी पहले ये समझिए कि दो चीजें होती हैं, एक होता है शुद्ध यानी कि नेट। अच्छा हिंदी वाले और याद रखना बेटा, इसे निवल भी कहा जाता है, ठीक है। वर्ड बहुत सारे जरूरी है, हिंदी वालों को खास तौर पे उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया एक वर्ड है आपका जी और एक है आपका एन। सिंपल सा बात समझने वाली क्या है, ये वो प्राइस था जब आपने वो चीज खरीदी थी या बनाई थी, ठीक है। जैसे आप कोई नई मशीन परचेज करते हो या नई बिल्डिंग तैयार करते हो, उस समय जो आपको रेट मिलता है, ठीक है, या आपकी पेमेंट होती है, वो आपका ग्रॉस प्राइस होता है। कुछ टाइम के बाद जब आप उसको यूज कर लेते हो तो यूज करने के बाद उसका वो प्राइस नहीं रहता, ठीक है। जब वो प्राइस नहीं रहता तो जाहिर सी बात है उसके प्राइस में कमी आएगी। और अगर उसके प्राइस में कमी आएगी, उस कमी को क्या बोला जाता है, जो उसमें डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं डी। याद रखना इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डी है। अब डी क्या है इस चीज को आपने समझना है। मैंने कहा कॉपी किताब आप लोग ले लेना। तो बेटा देखो सिंपल लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको, ठीक है। डेप जो हम शॉर्ट यूज करेंगे, आप लोग लिख लो बेटा, डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। हिंदी वाले बोलते हैं मूल्यह्रास, मूल्यह्रास। अच्छा इसके साथ बेटा एक बात और ध्यान रखो, आप लोगों को इसके कुछ और नाम एग्जाम में आते हैं, वो आपको नोट करने हैं। पहला, इसी को बोला जाता है बेटा डेप्रिसिएशन को घिसावट व्यय, ठीक है, घिसावट व्यय पहले हिंदी वाले। दूसरा बोला जाता है बेटा इसका
हिंदी वालों के लिए अचल पूंजी का उपभोग, ठीक है। और इंग्लिश वाले ध्यान से सुन लो बेटा, डेप्रिसिएशन के अलावा होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और एंड टियर, यानी कि सामान्य टूट फूट। तो इस तरीके के नाम एग्जाम में आपको आ सकते हैं, वो डेप ही होता है, उसे आपने समझना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपके सामने 3 नाम है, जी, एन और डी। जी क्या? जब हमने कोई सामान खरीदा, उसकी पेमेंट करी, कुछ साल हमने यूज कर लिया तो उस पर लगता है, जिस साल हम यूज करते हैं 1 साल का जो लगता है उस पर चार्ज, उसे डेप कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सामान्य टूट फूट। आप मकान बनाते हैं, मकान में तो छोटी मोटी टूट फूट होती है, टूट फूट होने पर आप उसकी मरम्मत कराते हो, वो मरम्मत ही तो आपका डेप है, ठीक है। आप कार खरीद के लाते हो तो क्या कार उतने की बिक जाएगी जितने की आप खरीद के लाए थे? नहीं। जब आप बेचते हो समझ लो वो नेट है, जब आप खरीद के लाते हो वो ग्रॉस है, तो उस पर चार्ज जो लगा वो आपका डेप है। इतना शायद आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आखिर डेप क्या है और आपका नेट क्या है, ठीक है। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होंगी, आप ध्यान देना बेटा। जो मैं रूल सिखा रहा हूं वो आपको समझना है। सबसे पहले आप ये देखो जी, अगर एग्जाम में हमें जी वाली वैल्यू निकालनी हो, अब ये वैल्यू क्या है थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल समझो जी क्या है। जी ग्रॉस है, ग्रॉस बड़ा होता है, याद रखना जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रॉस बड़ा होता है, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग का प्राइस ही यही था, और नेट छोटा होता है। आप देखो बीच में इक्वल टू का साइन, इधर बड़ी वैल्यू इधर छोटी वैल्यू, तो कुछ ना कुछ ऐड करके ही इक्वल कर पाएंगे, कुछ ना कुछ ऐड करके इक्वल कर पाएंगे, और ऐड करेंगे हम किसको? डेप को। तो जैसे ही नेशनल में यानी कि सॉरी नेट में डेप ऐड होता है तो ग्रॉस आता है, ठीक है भाई। ये हमारा कौन सा प्राइस था जो हमने खरीदा था, नुकसान कितने का हुआ? डेप का। अगर उस नुकसान को उस नेट में जोड़ दिया जाए तो ग्रॉस आता है। अब आपसे कोई कहता है नहीं हमें तो नेट निकालना है, तो इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग करते ही होंगे, अगर नहीं करते तो हो सकता है कोरोना की वजह से ही पास हुए हो। फिर तो क्या कैलकुलेशन, यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि बेटा बड़ी वैल्यू जी है, ये उधर जाएगा तो डेप माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हुआ कि जी अगर हमारे पास उस तरफ वैल्यू है तो होता है एन प्लस डेप, ठीक है। और अगर एन निकालना है, उस तरफ एन दिया हुआ है, तो जी में डेप माइनस कर देते हैं, ठीक है, पहला रूल। दूसरी बात, अगर हमें कोई कहे एग्जाम में कि डेप ही आ गया निकालने के लिए, एग्जाम में आपसे डेप निकालने के लिए आया, कोई बात नहीं बेटा, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, और बड़ा ग्रॉस है और छोटा नेट है। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस ही डेप होता है, ठीक है। सकल शुद्ध का अंतर ही मूल्य ह्रास होता है, ये आप इस रूल से अब समझ जाएंगे। तो यहां तक अगर आप बिल्कुल क्लियर हो गई है, नहीं हुई है वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा वीडियो देखिए, यहां तक आपको पहले बात क्लियर होनी चाहिए, आगे आपके तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट बेटा देखो बेटा, एक रिलेशन मैंने बताया है जी और एन का, क्लियर, जिसका मीडिएटर कौन होता है, बिचौलिया कौन होता है, मूल्य ह्रास डेप। अगला रिलेशन क्या है? अगला है बेटा डी, डी बोलते हैं डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक घरेलू, ठीक है बेटा। अगला आपके पास क्या आता है बेटा, डेप के बाद डेप का रिलेशन सॉरी डोमेस्टिक का रिलेशन होता है किससे? डोमेस्टिक का रिलेशन होता है नेशनल से, ठीक है। अभी कुछ बच्चों के मन में एक और बात आ गई होगी कि सर अभी तो आपने यहां पर ये बोला था कि एन नेट होता है और यहां कह दिया कि एन तो नेशनल है, लेकिन अभी आपको एक बात बताऊं, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था तो याद होगा, जीडीपीएमपी लास्ट वैल्यू निकालनी सिखाई थी आपको। लास्ट जो आपने करा था वो जीडीपीएमपी में किया था। तो आप देखिए शुरू में अगर जी के साथ रिलेशन आता है तो वो एन से होता है, और अगर बीच में रिलेशन होता है तो वो एन नेशनल होता है। यानी कि अगर शुरुआत वाले के साथ हम एन को रिलेशन ला रहे हैं तो वो नेट है, और अगर बीच वाले के साथ ला रहे हैं तो वो नेशनल है। तो इन चीजों को हम चेंज करना सीखेंगे, इसके एक एक पार्ट को समझ रहे हैं। पहला पार्ट हमने क्या सीखा, जी। अगला पार्ट क्या सीख रहे हैं, डी। डी का रिलेशन किससे होता है, एन से।
डी का रिलेशन किससे होता है? एन से। डी का रिलेशन एन से होता है, आपको पता है। नेशनल का मतलब हो गया एक तरह से बाहर, बड़ा। डोमेस्टिक मतलब छोटा, ठीक है। नेशनल का मीनिंग हुआ कि आप पूरे वर्ल्ड के साथ रिलेटेड हो, पूरे वर्ल्ड के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपका रिलेशन है। और डोमेस्टिक का मतलब होता है घर के अंदर ही है, आपकी क्लोज इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है। जब क्लोज इकोनॉमी होगी तो वो डोमेस्टिक कहलाएगा, लेकिन जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेशन करेंगे तो वो नेशनल कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर बेटा देखो मेन आता है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, नेशनल बड़ा या डोमेस्टिक? तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि आप में से 99% कहेंगे डोमेस्टिक बड़ा है। नहीं, 99% कहेंगे कि नेशनल बड़ा है, क्योंकि नेशनल में पूरा वर्ल्ड आता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, डोमेस्टिक भी बड़ा हो सकता है। आप कहोगे कैसे? वही सीखने के लिए तो आप वीडियो में आए हो, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि क्या डी ग्रेटर देन एन हो सकता है? डोमेस्टिक क्या बड़ा हो सकता है नेशनल से? तो ध्यान से समझना, हाँ हो सकता है, ये भी बता दूं मैं। डी बराबर भी हो सकता है, डी बड़ा भी हो सकता है, और डी छोटा भी हो सकता है। कैसे? वो ध्यान देना बेटा। आज जो मैं आपको चीज सिखाने जा रहा हूं उसे बोलते हैं क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मैंने आपको कहा है कॉपी किताब लेकर जरूर बैठना। क्या बोला मैंने? एन, नेट फैक्टर एफ, इनकम आई, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे निकलता है? ये निकलता कैसे है बेटा? फीफा माइनस फीटा। अब आप कहेंगे जी फीटा फीटा क्या कर रहे हैं? ये देखो कुछ नहीं है, इसे सिंपल समझते हैं ना। क्या होता है बेटा? वर्ल्ड के साथ हमारा जब रिलेशन होता है, कुछ चीजें हम उनसे लेते हैं और कुछ देते हैं, लेकिन यहां रिलेशन इनकम से है। यानी कि हमारे रिसोर्स वर्ल्ड के अंदर काम करते हैं, वहां से पैसा कमा कर लाते हैं, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। वहां से पैसा कमा के लाया, एम्प्लॉय को पैसा मिला। वहां से हमारी बहुत सारी कंपनियां थी, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से हमें प्रॉफिट गेन हुआ, वो हम इंडिया में लेकर आए। यानी कि अगर हमारे एम्प्लॉय वहां काम करते हैं और वहां से पैसा लाते हैं तो हुआ फ्रॉम। समझ में आई बात? और अगर फॉरेनर हमारे यहां पर रहते हैं और पैसा कमाते हैं, फिर वो लेकर जाते हैं, वो हुआ टू। कैसे? फ्रॉम माइनस टू। इतनी तो इंग्लिश आप लोगों ने सीखी ही होगी। देखो यहां पर बेटा, फ्रॉम माइनस टू, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। एफ का मतलब फ्रॉम, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। यानी कि आपने यह शॉर्ट समझना है कि फ्रॉम में से टू माइनस करके नेफा आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मैं वैसे ज्यादातर इसको नेफा सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, लेकिन समझना है। फ्रॉम आया, ठीक है, टू गया, फ्रॉम में से टू को माइनस करो तो आता है नेफा, ठीक है। हमने विदेशों से पैसा कमाया, विदेशियों ने हमारे यहां से कमाया, उनका डिफरेंस नेफा होता है, इसीलिए उसे नेट बोला जाता है। ये जो नेट है ना शुरू वाला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्लियर? तो इसका मतलब आप देखो, इसको तो फैक्टर इनकम नहीं मिलेगी क्योंकि ये तो घर के ही लोग थे। फैक्टर इनकम कब मिलेगी? जब बाहर का पैसा हमारे यहां पर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल बड़ा होता है, सिर्फ बोलने के लिए याद रखना, नेशनल बड़ा होगा क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया। अब क्या होता है? डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक में नेफा ऐड करते हैं, रूल है ये। किसमें बेटा? नेशनल निकालने के लिए डी में नेफा ऐड करते हैं, वो नेशनल बनता है, ठीक है। और साथ में अगर आपको डोमेस्टिक निकालना है तो एन में से नेफा को माइनस करते हैं, ठीक है। तो बेटा डी एन माइनस नेफा, ठीक है, तो डोमेस्टिक आता है।
एन निकालने के लिए, नेशनल निकालने के लिए डोमेस्टिक में नेफा को प्लस करते हैं। ठीक, अब एक तो बेटा फॉर्मूला यहां हो गया, याद रखना नेफा का। ये सब चीजें मैं पूछा करूंगा आप लोगों से, ठीक है, कमेंट में आप जवाब दिया करोगे। तो आप यहां देखो बेटा, इसमें से माइनस करके भी नेफा आता है, और नेफा का एक और फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं, नेफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होता है, एक होता है एन माइनस डी, नेशनल माइनस डोमेस्टिक करके भी आप नेफा निकाल सकते हो। तो आपने ये देखा बेटा, मैंने 2 रूल अभी सिखा दिए, एक रूल अभी बचा रह गया, वो अब कंप्लीट करेंगे। पहले आपके सामने देखो बेटा, मैंने रिलेशन बताया जी और एन के बीच में डी का रिलेशन होता है, यानी कि एक मीडिएटर ये हुआ जो इनको मिलाता है, और इधर मीडिएटर कौन हुआ, डोमेस्टिक और नेशनल में जो मिलाता है, जो मैच कराता है उन्हें आपस में, वो होता है नेफा। 2 मीडिएटर पता चल गए, एक और है, ये जो 3 है ना, ठीक है, ये 3 जो चीजें हैं, 3 जो कंपोनेंट है, इनको समझ लिया तो समझ लो नेशनल इनकम कर ली। ठीक है, कैसे कर ली वो मैं अभी आपको धीरे धीरे बता दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा देख रहे होंगे आप बेटा, पसीना ही बहुत आ गया, आपको तो लग रहा होगा कि ऐसे ही है, मुझे लग रहा है जैसे मैंने ना बहुत फावड़ा चला लिया हो, क्योंकि फैन वैन सब कुछ एसी वेसी ऑफ करना पड़ता है, तब वीडियो मुझे लगता है कि अच्छे ढंग से आपको वॉइस क्लियर आए, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन आप भी मेरे लिए मेहनत जरूर करिए बेटा, और हो सके नहीं, जरूरी है जितना हो सके बच्चों को ये वीडियो आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि इसका फायदा वो बच्चे भी ले सकें। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, अब हम तीसरे पॉइंट को समझना चाहते हैं, आखिर तीसरा मेन कंपोनेंट क्या है, वो है नीट। उससे पहले मैं ऊपर आपको बता दूं कि आखिर ये मैंने क्या लिख दिया, ये है एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, फिर फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत, बाजार कीमत साधन लागत। फैक्टर कॉस्ट जैसा कि आप लोग कहेंगे कि भैया ये तो बुक में ही पढ़ लेते हैं, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताओ, तो ध्यान रखना बेटा कि अगर हमने कोई गुड्स प्रोड्यूस करी और वो प्रोड्यूस करके मेरी फैक्ट्री में पड़ी हुई है, तो वो फैक्टर कॉस्ट है। समझ में आई? अगर हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया, गुड्स का उत्पादन करा, और वो गुड्स हमारे घर पर ही है, यानी कि फैक्ट्री में ही है, तो वो फैक्टर कॉस्ट है। लेकिन जब हम उसको मार्केट में सेल करते हैं, बेचते हैं, या कंज्यूमर तक पहुंचता है वो चीज, तो उस पर जो हम लोगों ने प्राइस लिखा होता है वही होता है आपका मार्केट प्राइस। तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझो, जो चीज मार्केट में चली गई बिकने के लिए, वो मार्केट प्राइस, और जो हमारे घर में पड़ी थी जब तक हमने उसे बाजार नहीं भेजा, वो थी आपकी फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ गया? तो आप कहोगे कि फिर दोनों है तो वही चीज, जब घर में थी वो नहीं, बीच में हिस्सा हमारी सरकार ले लेती है। क्या लेती है सरकार? नेट। अब नेट क्या है इसको आप लोग हम समझ लेना सिंपल लैंग्वेज में बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो आप ये समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और सब्सिडी क्या होती है, तो मिलकर बनता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि नेट का मतलब हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे निकल कर आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करके, हम शॉर्ट में लिखते हैं नीट इक्वल होता है IT माइनस एस। अब एक एक चीज करके समझ लेते हैं इसे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या? इनडायरेक्ट मतलब जो मुझ पर लगा मुझे पे नहीं करना, वो किसी अदर पर्सन को पे करना है। ठीक है, इंपोज ऑन अदर पर्सन और ग्रुप, या तो बहुत सारे ग्रुप के लोगों को उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, या एक पर्सन को करनी पड़ेगी, पर मैं उनसे लूंगा फिर गवर्नमेंट को दूंगा। वही होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वो मुझ पे गवर्नमेंट ने लगाया तो मैं ही पे करूंगा। प्रॉपर्टी टैक्स मैं ही पे करूंगा। ठीक है, यानी कि जो मुझे पे करना पड़े वो डायरेक्ट, और जो किसी और से करवाऊं वो इनडायरेक्ट। क्या होता है इनडायरेक्ट? सेल टैक्स। क्या होता है? अभी सरकार ने भी आपके सामने लगाया GST, पहले चलता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये सब कौन पे करता है? कंज्यूमर। लगता किस पर है? प्रोड्यूसर पर। इसका मतलब प्रोड्यूसर पे लगा, पे कंज्यूमर कर रहा है, इट मींस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है,
बहुत सारे आते हैं बेटा इसके अंदर। एक्साइज ड्यूटी, मैंने कहा था कॉपी किताब लेकर बैठा करना। एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, जीएसटी, ये सब के सब किस में काउंट होंगे? सर्विस टैक्स भी किस में काउंट होंगे? आईटी में, इनडायरेक्ट टैक्स में। सब्सिडी क्या है? सरकार सिर्फ आपसे लेती ही नहीं है, आपको बहुत सारी हेल्प भी करती है। खास तौर पे एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है। कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट चलाती है कि आप टैक्स मत दो, बल्कि हमसे हेल्प ले लो, लेकिन इसका प्रोडक्शन करो। तो जब गवर्नमेंट हमें हेल्प देती है किसी भी तरीके की, वो कहलाती है सब्सिडी। जब सरकार ने हमसे लिया वो टैक्स, जो उसने हमें दिया वो सब्सिडी, और उनका डिफरेंस नेट। भाई हमसे लिया, कुछ हमें दिया, उनका जो डिफरेंस आया वो नेट कहलाया। क्लियर हो गया? अब आते हैं ऊपर। तो आप ये सोचो, मार्केट में कोई चीज गई और पहले वो मेरी फैक्ट्री में पड़ी थी, जब मैंने मार्केट में उसको बेचा या भेजा तो उस पर क्या लग गया? नेट। तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा या घट जाएगा? अभी तो फिलहाल आप सामने नहीं हो, इसलिए आंसर तो मुझे खुद ही देना है कि भैया बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि टैक्स लग गया। इट मींस एमपी ऑलवेज ग्रेटर देन होता है एफसी से। एमपी ग्रेटर देन है एफसी से रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है? अब ऐसा हो जाए सरकार टैक्स तो लेना, सब्सिडी बांटती फिरे, तो ये काल्पनिक होता है, हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी ही तो बनाई हुई है। गवर्नमेंट को हम फंड देंगे, वो टैक्स लेगी, तभी तो हमारे लिए वो कुछ करेगी। ठीक है? सिर्फ ये थोड़ा ना वो हमारे लिए लुटाती चली जाएगी। तो कुल मिलाकर यहां पर हम ये सिंपल सेंस ये समझते हैं कि सेंस ये है कि एमपी इज अ ग्रेटर एंड एफसी इज अ शॉर्टर। यानी कि ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ये बड़े छोटे के चक्कर में ना आप बहुत चीजें सीख जाओगे, इसलिए ध्यान से समझो। ये छोटा ये बड़ा, कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा ना भाई, बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे? हम जोड़ देंगे इसमें नेट, तीसरा कंपोनेंट। अब हमें पता है एफसी निकालना है, उस तरफ एफसी दिया हुआ है, हमारे पास एमपी है क्वेश्चन में, नेट माइनस कर दो, एफसी आ जाएगा। और अगर गलती से हमें नेट ही निकालने के लिए आ गया तो देखो बेटा, इसी को कहते हैं ईएस स्टार या ईएस ट्रिक, जो हम आप लोगों के लिए तैयार कर देते हैं एक्सपीरियंस से। आप लोगों के लिए जो हमें पढ़ा के एक्सपीरियंस हुआ है कि बच्चा इस तरीके से इजीली समझ सकता है, इसीलिए नीट के 2 फॉर्मूले, ये आगे कितने काम आने वाले हैं देखना आप लोग, लेकिन ये सब चीज क्लियर होना चाहिए आपका। तो मैंने आपको तीनों रूल समझाए, आपको यहां पर कोई डाउट नहीं होगा। डाउट हुआ तो क्या बता रखा है, वीडियो पॉज करिए और दोबारा उसे जरूर देखिए। ठीक है? अब हम चलते हैं बेटा कि पिछली क्लास को भी थोड़ा सा याद कर लें, उसका भी ओवरव्यू ले लें। ठीक है? तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको क्या कराया था, ध्यान से समझना, और उसका इससे क्या रिलेशन है, क्यों पढ़ाया ये मैंने तुम्हें। ठीक है? तो देखो बेटा, सबसे पहला काम ये कि आपने निकाला था टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। याद होगा आपको टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। जिसने नहीं निकालनी सीखी वो पहले पिछली वीडियो जरूर देखे बेटा। इसको यहीं रोक दे, कोई समझ में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, यहां तक तो आ गया, ये नहीं आएगा समझ में। इसके लिए आपको पिछली वीडियो जरूर देखनी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब हम यहां चलते हैं, यहां पर है टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट बोल दो या टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट बोल दो, या भैया ग्रॉस बोल दो, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से आप क्या करते थे, इसमें से भैया हम इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को, इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करते थे, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ठीक है? और फिर मैंने सिखाया था जैसे ही इसमें से ये माइनस करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है जिसे जीडीपी एमपी और हम जीवीए एमपी कहते हैं। मैंने फिर कहूंगा कि अगर आपको इसको पूरा समझना है तो पहले पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, और बाकी बच्चे ध्यान दें, यहां तक वो सीख चुके थे। आज की कहानी पे फोकस करते हैं। आप लोगों ने कॉपी किताब पे अगर सही में नोट कर लिया तो यहां देखो ये जी है, मैं पहला जी चेंज करने जा रहा हूं।
किसको चेंज कर रहा हूं? जी को। कैसे करेंगे भैया? हमें पता है जी एन में ही चेंज हो सकता है, जी का रिलेशन एन से होता है। एन क्या? नेट। तो नेट का रिलेशन किससे था? डेप्थ से। मैं तो उसको नहीं पलट सकता बेटा बोर्ड को, आप लोग जरूर कॉपी का पेज पलट कर देख सकते हो। रिलेशन देखिए बेटा कि जी जहां आपका था उसमें से डेप्थ माइनस करना है। देख लीजिए आप, जी में से डेप्थ माइनस करते हैं तो सिर्फ ये नाम चेंज हो जाता है और नाम बन जाता है NDPMP, या इसे कहते हैं NVAMP। यानी कि चाहो तो उसे ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल लो, चाहे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल लो, एक ही बात है। बस फर्क इतना है, ये प्रोडक्शन मेथड है, ये वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड। तो भैया आपने ये सीखा, हमें अब NVMP निकलना आ गया, NDPMP निकालना आ गया। कैसे निकालते हैं? GDPMP में से डेप्थ माइनस कर दो। भाई GDPMP में से ये आ गया था, यहां पर GDPMP में से डेप्थ माइनस कर दिया, NDP। कैसे पता चला? हमें पता था G का रिलेशन किससे होता है? DN से। N और G का रिलेशन है, कन्वर्ट करने के लिए मीडिएटर कौन? डेप्थ। ठीक, अब आप आगे देखिए, ये है डोमेस्टिक भैया, लेकिन इसको हम बाद में छेड़ेंगे, पहले छेड़ते हैं इसे। ये क्या है? MP है। क्या है ये? MP है। MP को हमें कन्वर्ट करना है FC में। क्यों करना है? लास्ट में क्लियर करूंगा, तभी तो वीडियो देखेंगे आप लोग। तो ध्यान दो बेटा, अब MP में जैसे ही हम माइनस करते हैं किसको? देखो यहां पर ये रहा MP, ये रहा FC लाना है, MP है, तो क्या करेंगे? FC लाने के लिए MP में से निट माइनस करते हैं। कर दिया भैया, कर दिया माइनस। करने के बाद अच्छा, मैं आपको एक और बता दूं, एक डाउट की भी वीडियो बनाऊंगा मैं इसकी, उसे भी जरूर आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि डाउट मतलब इनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अलग से समझाई जाएंगे। ठीक है, और अब देखो निट माइनस करते जैसे आएगा तो क्या आएगा बेटा? NDPFC या NVAFC। अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ते होंगे तो ये नाम आपने सुना होगा, ठीक है, या आपने कोई वीडियो देखी होगी, या कभी आपने बुक में ये नाम जरूर पढ़ा होगा। तो इस पर तो आपका ध्यान इतना नहीं गया होगा, लेकिन जो मैं लिखने जा रहा हूं उस पर आपका बहुत ध्यान गया होगा। डोमेस्टिक इनकम यानी कि घरेलू आय। बेटा घरेलू आय यही होती है। NDPFC ही एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक इनकम है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान से सुन लो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहां तक हमें पता चला कि भैया अब याद आया, अब समझ में आया कि ये हम निकालना सीख गए डोमेस्टिक इनकम। कौन से मेथड से? वैल्यू एडेड से। ठीक है, कई तो पिछली बार सोचे होंगे कि सर ने तो GDPMP तक छोड़ दिया, ये लगता है इनको आता वाता नहीं था। ठीक है, लेकिन ध्यान दो बेटा, डेप ये पहले ये सीखना था, तभी तो आप सीखोगे, और ये सीख गए तो सब कुछ सीख गए, कोई टेंशन नहीं है फिर, क्योंकि यही चीजें आगे फेरबदल करती हैं। ऊपर का हर विधि का, हर मेथड का अलग अलग रूल है, ये सब में आएंगे, सब में घुमाएंगे हमें। इसी पर स्कूल के अंदर 85, 95, पता नहीं 95, 100 ऐसे फॉर्मूले बना के देंगे आपको कि भैया सब रटने, सब रटने। आपने सिर्फ ये 3 कंपोनेंट पढ़ने, देखने और समझने और करना है। कैसे? देखो आप यहां पर अब डी है, ये यहां पर इसका रोल खत्म हो जाता है, ये यहां तक डोमेस्टिक इनकम तक ही था। उसके बाद यहां पर देखिए बेटा, NDPFC डोमेस्टिक था, नेशनल बनाने के लिए मैंने बताया था नेफा ऐड करते हैं। क्या है नेफा? बोर्ड नहीं पलट सकता, आपको ही पलटना है पेजों को। तो यहां पर आ जाएगा आपका NNPFC, यानी कि डी को N बना दिया, और यही होती है बेटा जिसके लिए आप इस चैनल पर आए हैं, नेशनल इनकम। यानी कि NNPFC को ही नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट
एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखना, आपसे अगर एग्जाम में बोला जाता है कि नेशनल इनकम फाइंड करो, तो इसका मतलब वो नेशनल इनकम नहीं, हमसे बोल रहा है एनएनपीएफसी फाइंड करो। अगर वो बोलता है डोमेस्टिक इनकम फाइंड करो, तो हमें वो बोलने के लिए बोल रहा है एनडीपीएफसी फाइंड करो। क्लियर हो गया होगा। अब बेटा सबसे मेन जो चीज आती है, आपने सब कुछ समझा, इस वीडियो को आपको कम से कम मेरे कहने पर 2 बार देखना है, हो सके और बार देखिए अगर कुछ नहीं समझ में आता। मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर करा दी है, ठीक है, हॉश पॉश नहीं करना चाहता मैं। और यहां पर मैंने आपको वैल्यू एडेड भी कंप्लीट करा दिया और ये 3 भी चीजें सिखा दी हैं। तो आज कहते हैं ना धारावाहिक का एक एपिसोड और खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप जरूर मिलूंगा। और उस बच्चे का फिर दोबारा से बेटा थैंक्स, जिसने मुझे बोला था कि हाँ भैया अगली वीडियो आपकी कब आ रही है। ठीक है, तो बेटा अगली क्लास में मिलते हैं, क्लास नहीं अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रियल में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बेटा बनता है, वो तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।